आज हमारे साथ हैं उपभोक्ता संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष, एक सच्चे और अच्छे ईमानदार कांग्रेसी नेताओं में शुमार राजेश कृष्ण सिद्ध जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, पहले वो ये जानना चाहते हैं कि जो शख्सियत आज मेरे साथ बैठी है उसका राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि आप आज से नहीं सालों से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। आपने युवा, जब आप छात्र हुआ करते थे, छात्र राजनीति एक लंबे समय तक आपने की है। सबसे पहले तो मैं ATL न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस मुद्दों की बात में मेरे इंटरव्यू लेने का साक्षात्कार के लिए आप उपस्थित हुए। आपका स्वागत है और चैनल को, पूरी टीम को धन्यवाद। और रहा आपने प्रश्न पूछा कि मेरी शुरुआत कैसे है कांग्रेस के माध्यम से, तो मेरी कांग्रेस की विचारधारा में शुरुआत 1989 से सक्रिय राजनीति, वैसे तो पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी कांग्रेस की है, लेकिन 89 से मैं 88 से ही कंटिन्यू कांग्रेस में NSUI जिलाध्यक्ष के रूप में राजनीति की शुरुआत मैंने की और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों पर NSUI में जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश में संयुक्त मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, उसके बाद युवक कांग्रेस सेवा दल में मैंने प्रदेश संगठन मंत्री, संगठक, यहाँ तक कि मैं मुख्य शिक्षक और उसके बाद राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में सेवा दल में काफ़ी सेवाएं दी और जिला कांग्रेस कमेटी में भी संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री, महामंत्री, सभी महत्वपूर्ण पदों पर काम निरंतर किया है। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी मुझे सौभाग्य मिला 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करने का। माननीय हमारी गिरिजा व्यास जी ने मुझको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2000 में प्रदेश संयोजक के पद पर पर्यावरण प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी दी थी और उसको मैंने बखूबी उसको निभाई और यहाँ तक कि पूरे राजस्थान को, हरित राजस्थान का जो संकल्प सपना था, वो मैंने सपना पूरा करने का कोशिश किया और उसकी शुरुआत मैंने 1100 त्रिवेणी लगाने के माध्यम से की थी, जो राजस्थान में लगातार आज भी मेरा ध्येय बना हुआ है कि पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान को किस तरह से अग्रणी बनाया जा सकता है। ये तो मेरा राजनीतिक कांग्रेस के रूप में सहयोग, सक्रिय राजनीति है। बाकी कांग्रेस और मैंने कांग्रेस का पॉलिटिकल सफ़र और सामाजिक सफ़र दोनों किए, लेकिन कभी भी मैंने एक दूसरे पर दोनों को हावी नहीं होने दिया। जहाँ जनता के मुद्दे हैं तो मैं पार्टी लाइन से हट करके भी मैंने जनता के बीच खड़े रह करके काम किए हैं, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो और चाहे उपभोक्ता के क्षेत्र में हो। उपभोक्ता के क्षेत्र में भी मेरी निरंतर सक्रियता उसी गति से 89 से ही जारी है। उपभोक्ता परिषद के माध्यम से भी, उपभोक्ता संरक्षण समिति के माध्यम से भी, सरकारी पद पर भी रहा हूँ, सरकारी उसमें भी और सामाजिक रूप से भी, और पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर, और उपभोक्ता के क्षेत्र में जो मैंने व्यक्तिगत, हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उपभोक्ता संरक्षण समिति के माध्यम से अलवर से जो एक हमने विचार प्रकट किया था, वो राजकीय और सरकार का नारा बना, शुद्ध के लिए युद्ध जो कार्यक्रम है, ये अलवर से उपभोक्ता संरक्षण समिति का कार्यक्रम था, जिसको कि राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया। आज पूरे राजस्थान में शुद्ध के युद्ध के नाम से जो अभियान चलाया जाता है, वो हमारी समिति का है। इस बात का मुझको बहुत खुशी होती है। सर, इन दिनों राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से ये चर्चाएं गर्म हैं आपके टिकट की दावेदारी की। आपका नाम जो है कई लोगों से मैंने सुना सामने आ रहा है। आपकी दावेदारी का आधार क्या है? मैं राजनीतिक दावे, चूँकि जो राजनीति में है तो राजनीति में चुनाव लड़ना भी एक प्रक्रिया है और हक है और अधिकार है। वो मैं स्वयं के हक के लिए भी नहीं लड़ रहा। कई चीज़ें ऐसी होती है, सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं कलम की ताकत बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम काम बहुत अच्छे भी करते हैं, लेकिन चूँकि हम विधानसभा में कानून नहीं बनवा पाते, उस सरकार की उस बात, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने में हमको दिक्कत आती है। भले ही मैंने सामाजिक स्तर पे भी इस तरह की काम किए, जो काम विधायकों के थे वो हमने बिना विधायक रहते भी काम करने की प्रयास किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अलवर की मेडिकल कॉलेज। जब पूरे अलवर के सारे विधायक इस मेडिकल कॉलेज को अपने अपने स्वार्थों के हिसाब से शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, तब हमने सामाजिक रूप से इस मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी और माननीय तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थी
वसुंधरा राजे जी, उनसे हमने सुझाव भेजा कि जेल शहर के बीच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सरकारी नियम भी है सुप्रीम कोर्ट का कि शहर से 5 किलोमीटर जेल होती है, और मेडिकल की सुविधा शहर के मध्य होनी चाहिए ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। इस तरह का जब सुझाव दिया और उस सुझाव को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे 9 सुझाव अलवर से गए थे, तत्कालीन जो कलेक्टर थे मुक्तानंद जी, उन्होंने 9 प्रस्ताव भेजे थे। उनमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 प्रस्ताव में श्रेष्ठ प्रस्ताव जेल में मेडिकल कॉलेज लगाने का सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कृष्ण सिद्ध का है, इसको स्वीकार करते हैं और इसमें हम मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि विचारधाराओं की बातें अलग होती है, लेकिन समाज के लिए, जनता के लिए करके कोई बात हो तो उसके लिए राजनीति से ऊपर उठ के भी सोचना चाहिए। वो माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी सोचा। सर, ये पहली बार है कि आप जो है टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, या इससे पहले भी आपने टिकट की दावेदारी पेश की थी? मैंने टिकट की दावेदारी 2003 में भी पेश की थी और उसके बाद भी निरंतर सक्रिय था। 2003 में मेरा टिकट के लिए कंसीडरेशन भी, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो इलेक्शन कमेटी है, वहाँ तक लास्ट टाइम तक भी जो पैनल में 2 लोगों का नाम था वो अंतिम समय तक भी रहा, और उसमें हमारे सम्मानीय हमारे युवा श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी को टिकट मिला। और उसमें बात आई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि टिकट एक को मिलता है, सब दूसरे को सफ़र करना पड़ता है। मैंने कि मैं तो पहले भी कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही हूँ और निष्ठावान ही रहूँगा, और पार्टी के लिए हमने निष्ठा से सेवा की है और उसके बाद भी लगातार मैं कार्य कर रहा। लेकिन अब उस समय से मुझको महसूस होने लगा है कि अलवर से कोई विधायक नहीं बन रहे। जनरली विधायक जो जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, विधायक का काम है जनप्रतिनिधि बने, जनता की बात को रखे। लेकिन मैं देख रहा हूँ या तो पार्टी प्रतिनिधि बनते हैं या जात प्रतिनिधि बन रहे हैं, या वो आरटीआई के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जाते हैं प्रश्न पूछ के आ जाते हैं। जबकि विधायक का काम है विधायी का करना, वहाँ जनता के हित में कानून बनवाना, योजनाएं बनवा कर लाना। मैं बड़ा दुख होता है कि पिछले दिनों में कोई भी इस तरह का जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहा और वो कमी को महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं कि 92% इस शहर की जनता मध्यम वर्ग की, गरीब की लोग रहते हैं और 8% में व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं। उन लोगों का इस तरह की 2 तरह की जात है। लोग जात के आधार पर चुनाव मांग रहे हैं टिकट, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई अपने आप को बढ़िया कहता है, कोई ओबीसी के नाम पे। मैं उससे बात अलग कहता हूँ कि हमारी 2 ही जात, मानव की 2 ही जात है। एक तो पूंजीपतियों का वर्ग है और एक मध्यम वर्ग, गरीब का, कमेरों का वर्ग है। मैं कमेरों का वर्ग में का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं उनके उस बहुमत के आधार पर, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के आधार के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और उसके लिए ही टिकट मांग रहा हूँ। और उसके शायद पार्टी अगर लगेगी और मुझको टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से उन 92% लोगों के पक्ष में मैं योजनाएं बनवाने में सफल हो जाऊंगा। क्योंकि जो 8% के जो लोग बन रहे हैं वो 8% के भविष्य की, उनके अच्छाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। उनमें उनके लिए प्राथमिकताएँ होती हैं, चौड़ी सड़कें, लंबी गाड़ी, बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़े व्यापार। लेकिन हमारे लिए स्वस्थ अलवर, गरिमापूर्ण जीवन, वृद्धों का सम्मान, युवाओं का रोजगार, ये मेरा जो है उद्देश्य है। पर्यावरण की संरक्षण और आम जन को की बात की सुनवाई का अधिकार, हमेशा उसके लिए स्थायी रूप से जो हमको संविधान ने प्रदत्त किया है वो मैं दिलवा पाऊँ, उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए सर, पार्टियां चाहे कोई भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव आने से पहले वो जातिगत समीकरणों में उलझी हुई होती हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस बार पार्टियों को जातिगत के तौर पे ना सोच करके एक ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए जो इन सबसे कहीं ऊपर? मैं इसी बात के कहता हूँ, और ये जो जाति का बात करते हैं ये लोकतंत्र के लिए घातक है मेरी निगाह में। क्योंकि लोकतंत्र में, और ऐसा नहीं है कि जनता देखती नहीं है, अगर जनता जाति के आधार पर ही निर्वाचन किया होता तो 2 बार भंवर जितेंद्र सिंह इसी शहर से विधायक रहे हैं। उनका कोई जातिगत आधार नहीं है, लेकिन लोगों ने अच्छी छवि, विकास पुरुष के रूप में उनको वोट दिए और वो 2 बार विधायक रहने का उनको यहाँ सपना मिला। तो ऐसा नहीं है जाति के मैं तो, और कम से कम मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कांग्रेस का, जो कि जात और पात से ऊपर उठ करके जाति तोड़ो समाज तोड़ो की बात करती है। और उसके कार्यकर्ता भी अगर जाति के नाम पर टिकट मांगे
तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है। मैं कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर मांग रहा हूँ, और कांग्रेस के जो वर्ग है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो मध्यम वर्ग, दलित वर्ग, गरीब, अल्पसंख्यक और जो कमेरा वर्ग है, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। और उन पर वो मेरी जाति के लोग हैं, असलियत में उनकी जात का व्यक्ति हूँ मैं, और उस जात के आधार पर उनकी, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व कर सकूं, इसलिए मैं उनसे अपनी चुनाव की भीख मांगने के लिए उनसे वोट की भीख मांगूंगा, और उनके आधार पर उनके सम्मान के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन सर, बात तो घूम फिर के फिर से जाति पर आ गई, जाति चाहे कोई भी रही हो। जाति कमेरों की जाति की बात हो रही है। जाति उसमें कोई गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब दलित भी हो सकता है, गरीब वाल्मीकि भी हो सकता है, और गरीब ओबीसी भी हो सकता है। गरीब की एक जात है, अमीर की एक जात है। मैं गरीब की जात का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। सर, पिछले 3 चुनावों से हम ये देख रहे हैं कि ये जो सीट है, अगर अलवर शहर की सीट कहा जाए तो ये बीजेपी का गढ़ हो गई है। तो इस बार क्या, किस तरीके से चुनाव का क्या में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि ये तिलिस्म में ये गढ़ बीजेपी का टूट जाए? बीजेपी का ये गढ़ नहीं है, ये भावना है। मैंने अभी बात कही ना कि 8% और 92% की लड़ाई का मामला है। जब चयन की प्रक्रिया में कहीं कोताही होती है, कांग्रेस से कोताही हुई हो सकता है, तो कैंडिडेट के आधार, कांग्रेस कमज़ोर नहीं है अलवर में, कई बार प्रतिनिधि कमज़ोर होते हैं, और दूसरी पार्टी उसको बहकाने में और अपनी बात को सफल करने में ज़्यादा सक्सेस होती है। क्योंकि व्यापारी वर्ग का मामला है, तो व्यापारी वर्ग जो है संगठित है, और गरीब वर्ग संगठित नहीं हो पाता कई बार, और उसकी वजह से कई बार उसको शिकस्त भी खानी पड़ती है। और हमारी पार्टी ने भी व्यापारी वर्ग को जब प्रतिनिधित्व दे दिया, तो गरीब वर्ग उससे नहीं जुड़ पाया, और दूसरा वर्ग उसमें आसानी, व्यापारी वर्ग में दोनों में आपस में जब टकराव होगी, तो व्यापारी वर्ग बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, उसका झुकाव व्यापारी वर्ग का भाजपा की ओर ज़्यादा है, इसलिए वो भाजपा की ओर फिर मुड़ जाता है। तो इस बार का क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अगर पार्टी कांग्रेस की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो भूतों न भविष्यति, इस तरह की योजनाएं कभी किसी ने सोची नहीं गरीब के हित में। चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो, आज विश्व स्तरीय बात है कि पूरे विश्व में किसी भी देश में राइट टू हेल्थ लागू नहीं है, वो राजस्थान राइट टू हेल्थ दे रहा है, राइट टू फूड दे रहा है, ये भी कांग्रेस की देन है। राइट टू RTI हमारे कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सम्मान के लिए पेंशन की स्कीम दी है, उनको सम्मान के लिए तीर्थ यात्रा की बात की है, बालिका और महिलाओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे हमारे सेक्सुअल हरेसमेंट की कार्यस्थल पर उनको संरक्षण देने के लिए कमेटियों का गठन की बात हो, या बाल कल्याण की बात हो। बाल कल्याण के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हमने दी है, चाहे उसमें पालनहार योजना हो और उसमें बाल विकास से संबंधित योजना हो, यहाँ तक आपकी स्मार्टफोन योजना, मैं बता रहा हूँ, युवाओं के लिए स्मार्टफोन योजना हो, चाहे रोजगार जो मेले लगाने का जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ये दूर की बात। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वस्थ व्यक्तित्व रहे, और स्वस्थ व्यक्तित्व के साथ रोजगार जो है, कमेरा हमारा युवा को रोजगार मिले, वृद्धों को सम्मान मिले और वृद्धों को स्वास्थ्य मिले। तो अगर तीनों चीज़ों को हम संभाल रहे हैं, अब रही बात वोट की, आरोप लगाते हैं वोट के लिए अब इस समय लास्ट टाइम पर मुख्यमंत्री जिस तरह की योजना कर रहे हैं, पशु तो वोट नहीं देता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पशुओं के लिए भी लिम्पी में पशुओं का भी बीमा करने की बात की है। तो मानवीयता का, राम राज्य की जो अगर अवधारणा की जो बात करते हैं, तो राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब ही है कि हर जो व्यक्ति, अंतिम जो व्यक्ति है, उसका सर्वोदय करे। गांधी का जो सिद्धांत है, सर्वोदय का सिद्धांत है, सबों का उदय हो, तभी लोकतंत्र की सही भावना में लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, और उससे ही लोगों में आपस की वैमनस्यता खत्म होगी। सांप्रदायिक, अगर हमारे लोगों में आर्थिक विषमताएं पैदा होंगी या सामाजिक विषमताएं रहेंगी, तो समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सांप्रदायिकता, विषमताएं ये नहीं हो, और उन लोगों के लिए, इसी के लिए गांधी ने चाहे छुआछूत का अभियान की बात की हो, चाहे ग्रामोद्योग की बात की हो, चाहे सर्वोदय की बात की हो, ये गांधी का सिद्धांत उस समय में प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है उतना ही, उससे भी ज़्यादा बल्कि आज की तारीख में प्रासंगिक है।
बीजेपी के नहीं चलेगा जो एक उन्होंने राजस्थान अभियान अपना छेड़ा हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से मुद्दे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, एक के बाद एक, मतलब उनके हिसाब से तो गहलोत सरकार का जो है बिल्कुल धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है और बिल्कुल पूरी तरह से शून्य है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं इस प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब देना चाहता हूँ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं सहेगा राजस्थान, और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ने कभी आकर, जिस तरह की माननीय इनके प्रधानमंत्री ने एक बार गैस सब्सिडी योजना की बात की थी छोड़ने की, तब लोगों ने लाइन लगाई थी, चौकीदार की बात की थी। मैं पूछना चाहता हूं नहीं सहेगा राजस्थान अगर इतना ही है, बाप का इलाज तो चिरंजीवी योजना में, और नहीं सहेगा राजस्थान। कार्ड स्मार्ट, सारे गारंटी कार्ड सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं, सारा इलाज की योजनाओं का फायदा भारतीय जनता पार्टी। मैं कोई सांसद, कोई विधायक, कोई किसी का पदाधिकारी ने ये कही हो कि मैं चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं लेना चाहता, मैं पेंशन की स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहता, मैं पालानार नहीं लेना चाहता, मैं फूड सिक्योरिटी नहीं ले रहा, इस तरह की बताएं सही कितने % लोग भारतीय जनता पार्टी के आगे गए? ये हमारी विचारधारा, कांग्रेस कभी ये नहीं दे रही कि कांग्रेस को ही मिलेगा ये लाभ, सारे राजस्थान की जनता के लिए की बात की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और सारे राजस्थान को निष्पक्ष भाव से सभी तरह की योजनाएं सभी लोगों को न्याय मिल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो उससे भी आगे बढ़ के कि अभी बात की है, परसों उन्होंने 2030 विजन 2030 अर्थात हमारा राजस्थान 2030 में कैसा होना चाहिए, उन्होंने नहीं कही कि कांग्रेस की राज रहेगा, कांग्रेस 2030 तक इस तरह का करना चाहती है। जिस तरह के इनके माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतीय, वो आज तक भी प्रधानमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, अभी पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के भविष्य की बात कर रहे हैं कि 2030 में हमारा युवा के लिए क्या आवश्यकता है, हमारे किसान के लिए क्या आवश्यकता है, हमारे व्यापारी के लिए क्या आवश्यकता है, हमारे और जितने महिलाओं के लिए कितनी आवश्यकता है, उसकी अभी से क्रियान्वित बने ताकि हम 2030 में सफल हो पाएँ। जैसे कि हम देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच की जो दूरियां कभी रही थी वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। अब तो वो उनके पक्ष में जो है वो बयान भी देने लग गए हैं। तो ये माना जाए कि अगर ये दोनों अहम चेहरे आपके राजस्थान में अगर एकजुट हो गए तो कर्नाटक के बाद राजस्थान में मोहब्बत की दुकान खुलने से बीजेपी नहीं रोक सकती। पहली बात तो क्या है, हर जब 5 बर्तन होते हैं तो उनमें थोड़ा सा मतभेद होते हैं। मनभेद हमारे कब पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। इनकी, हम कांग्रेस की सचिन पायलट, अशोक गहलोत की तो बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में तो 5 है, गजेंद्र सिंह अलग जा रहे हैं, अर्जुन मेघवाल अलग अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात कर रहे हैं, अभी पूनिया जी अभी पहले उनको ला रहे थे, वो अभी हटाया है, वसुंधरा राजे जी कोप भवन में हैं। तो पहले खुद के बर्तनों को तो एक छीके में रखने की बात कर लें। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के भंवर जितेंद्र जी, सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत हों, डोटासरा जी हों, मोहन प्रकाश जी हों, सब कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस जो भी, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक ये क्या उठाएंगे कि किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट मांगते, ये लोकतंत्र का अपमान है, हमारे पूरी जनता का अपमान है। हम हमारे विधायक चुनते हैं, वो विधायकों को चुनने का भी तो अधिकार होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसको चुने, ये कोई अमेरिका का चुनाव थोड़ी, राष्ट्रपति वाला चुनाव, कि हमारे लोकतंत्र में लोकसभा के एमपीओ को हमारा नेता चुनने का अधिकार है, विधानसभा में एमएलए को चुनने का अधिकार है। जिस पार्टी के जितने लोग जिनके जीत के आएंगे उसका नेतृत्व करेगा। पायलट साहब के को चुनते पायलट साहब रहेंगे, गहलोत जी को चुनते गहलोत जी हैं, भंवर साहब को चुनते भंवर साहब के, और एक्स को चुनते तो कोई एक्स बनेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। ये इस खूबसूरती को ही तो नष्ट करना चाहते हैं, ये डिक्टेटरशिप की राजनीति करना चाहते हैं। सही पूछो तो दूसरा ये आरोप लगाते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे। चलो परिवारवाद तो अच्छी बात है, आज आप भी हम भी परिवार में माँ से, बाप से, पिता से, भाइयों से सबसे जुड़े हुए हैं ना। परिवार से अलग रह करके अच्छी बात थोड़ी होती है। ये तो गिरोह, हम तो, हमारी तो पार्टी चलो परिवारवाद की, इनकी तो गिरोह की, इनकी तो पार्टी गिरोह है, मैं दो और मेरे दो। तो गिरोह अच्छा है, परिवारवाद अच्छा है। हम तो परिवारवाद की अच्छी बात करते हैं, क्योंकि परिवारवाद में विश्वास नहीं करते कि परिवार में इनके फूट है खुद के।
तो ये तो गिरोह चलाना जैसे चाहते कि हैं। बीजेपी अब ये भी कहना शुरू है उसका कि जैसे कि वो लोग हिंदुओं के साथ रहते हैं कि हाँ हम जो है हिंदुत्व का झंडा फहराते हैं। अब वो बीजेपी आप लोगों के ऊपर, आपकी पार्टी पे ये भी लगाती है आरोप कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लगते हैं, चाहे विधानसभा की बात करूं चाहे आने वाले लोकसभा की, आप लोगों का भी एक कॉर्नर जो होता है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चला जाता है। आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया, और क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है, ये छदम हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व हमारे किसी सनातन, हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन अर्थात सदा से जो चला आ रहा धर्म, उस प्रक्रिया की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि इनके साथ 4 शंकराचार्य में से कितने शंकराचार्य हैं? एक भी शंकराचार्य इनकी बात का समर्थन करता है क्या? इन्होंने अपनी बात को रखने के लिए आर्टिफिशियल शंकराचार्य क्रिएट किए, आर्टिफिशियल मंडलेश्वर बनाने की बात करते हैं। और यहाँ तक कि मैं इसे कोताही कतई नहीं कहना चाहता कि इनके एक भी जो है सनातन धर्म की बात को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता। काची कोमपीठ के हमारे शंकराचार्य से उनका इन्होंने विरोध किया, हमारे निश्चलानंद जी उनका ये विरोध, शंकराचार्य का विरोध करते हैं। यहाँ अभी आपको थोड़े दिन पहले गाजियाबाद के सांसद का वीडियो वायरल हुआ है हमारे शंकराचार्य के साथ अभद्रता का। तो इन लोगों की तो ये जो ये कहें, अर्थात मैंने अभी पहले कहा ना गिरोह की पार्टी, गिरोह में जो इनके उसने कह दिया उसको सक्रिय सर्वोच्च पद से, और इनका जो सत्ता चलती है वो केवल नागपुर हाउस से चलती है, और हमारी जनता जो सत्ता चलती है वो आम आवाम के गरीब की किसान के खेत से चलने की बात करती है। हम उसको संबल देने की बात करते हैं। ये उस नीति को पालना कराना चाहते हैं जो इनके नागपुर हाउस से जो एजेंडा आता है। ये चाहे उसमें उसको कभी चाहे सेना के लिए नाम पे वोट मांगते हैं, कभी ये विमान के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी ये और किसी गऊ के नाम पे, गाय के नाम पे वोट मांगेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने तो राम को बेचने की बात करती, राम के नाम पे वोट मांग लिया। इन्होंने कोरोना के काल में इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढे। प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का एक ट्रस्ट बनाया, ये पहले आज से पहले कभी इस तरह का नहीं होता था। प्रधानमंत्री जो कोष में पैसा जाता था तो प्रधानमंत्री के कोष का पैसा पूरे देश के काम आता था, उसको भी एक ट्रस्ट, निजी ट्रस्ट बना लिया, और उसमें प्रधानमंत्री जैसे पद के लोग भी उसमें शामिल हैं। तो ये देश के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र की जो मूल स्तंभ थे उन तक को नष्ट करना पड़ा जा रहा है, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक को बीच बीच में आपने आए दिन देखते होगे दखल देना पड़ रहा है कि ये इस तरह की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं। सर एक और चीज़ आपकी पार्टी के लिए जो है वो निगेटिव जा रही है, घातक है, राजस्थान का क्राइम में नंबर 1 बनना। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बीजेपी नहीं कह रही, आंकड़े ऐसा कहते हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब आप इसे पुलिस प्रशासन की नाकामी कहेंगे, या फिर थोड़ा सख्त कानून और बनाए जाने चाहिए थे? ये भी प्रश्न अच्छा है, इसका भी जवाब लोग देते नहीं हैं। ये अच्छा प्रश्न है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा अपराध की बात कि नेगेटिविटी कुछ छापते हैं। राजस्थान हेल्थ में नंबर 1 है, उसकी बात कोई क्यों नहीं करता? राजस्थान वीमेंस को आगे बढ़ाने में सबसे आगे है, राजस्थान रोजगार में सबसे आगे है, राजस्थान व्यापार में आगे है। रही बात अपराध की बात कर रहे हो, तो ये अपराध की जो बात कर रहे हो वो अपराध दिखाते हैं। अपराध इनसे और जगह इंसा से ज़्यादा है। यहाँ चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस के तहत जीरो FIR लॉन्च करने का प्रावधान किया है कि आदमी SP ऑफिस में जाकर के भी FIR लॉन्च करा दे। इसलिए चूँकि FIR हर व्यक्ति की FIR हो रही है, यहाँ UP और हरियाणा वहाँ की तरह नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री, बिना मंत्री, विधायक की जब तक दस्तखत नहीं हो तब तक FIR लॉन्च नहीं होती है। इसलिए हमें क्राइम का आंकड़ा आएगा कहाँ से? आप ये बताइए ना कि क्राइम के बाद कितने में हमने सजाएं दी, उस पर कितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हुई है। ऐसी पूरे विश्व, पूरे राज्य हिंदुस्तान के किसी इनकी स्टेट है, उस किसी स्टेट का आप उदाहरण दे के बताइए ना। इनके तो सीधा कानून से भी ऊपर की बात करते हैं, बुलडोजर चला दो। मैं बताऊं किस कानून में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस अपराध की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उसकी अपराध की सज़ा उसके इनोसेंट, उसके घर को, उसके समाज को, उसको कैसे दे सकते हैं हम? महिला अपराधों में इजाफा क्यों हुआ? अपराधियों में कोई भी कुकर्म करने से पहले ये डर या खौफ क्यों नहीं होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है? ये सामाजिक जो बदलाव की प्रक्रिया है, ये निरंतरता की प्रक्रिया है। ये
पूरे लोगों में ये कानून से नहीं रुक सकता। इसके लिए राजा राम मोहन राय से लेकर के दयानंद सरस्वती और गांधी जैसे लोगों ने भी लगातार काम किया है, और इसी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, इस बात का आपको उदाहरण होगा। पूरे हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री है जिसने इस अपराधों को और इनको ध्यान में रखते हुए ही पूरे राजस्थान में अहिंसा एवं शांति मंत्रालय का गठन किया गांधी के सिद्धांत पर, क्योंकि गांधी उस जमाने में प्रासंगिक था जब तक लोगों की आपस की सामंजस्यता और संवेदनशीलता नहीं बढ़ेगी तब तक अपराधों पर आप रोक नहीं लगा सकते। उसके लिए अहिंसा मंत्रालय की बात की है। आपने 3 दिन पहले अभी आपने देखा होगा, अभी एक आम बात हो गई है कि कोचिंग्स में बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति ने अपने स्तर पर कॉन्ग्रेजेंस लेते हुए सारे कोचिंग संस्थानों को बुला करके उनके लिए टीम गठित की और सीधी वार्ता की है कि मैं कतई नहीं चाहता कि अगर मुझको दोबारा इस तरह की घटनाएं हमको सुनने मिले कि हमारे युवाओं को इतना डिप्रेशन में जा रहा है, इसका मतलब उनकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए समिति गठित की गई है और उनमें ये नहीं है कि राज्य स्तर पर या राज्य के अधिकारियों को नियुक्त किया हो, उन लोगों को ही और शिक्षाविदों को और उन जिन संस्थानों में इस तरह की घटना हुई है, एलन जैसी घटना की जो उदाहरण देकर बता रहा हूँ, उन तक को उसमें मेंबर बना करके कि आप ही हमको इसका सुझाव दीजिए। ऐसा जो पारदर्शी मुख्यमंत्री बताइए ना राजस्थान में के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कौन सा मुख्यमंत्री है। चलिए सर, अब थोड़ा सा अपने बातचीत में अलवर शहर की तरफ वापस आते हैं। मौजूदा जो विधायक हैं हमारे अलवर शहर से, उनके कार्यकाल को अब तक के आप किस तरीके से देखते हैं? आपको दिखता है कि अलवर शहर में पिछले 5 साल में विकास हुआ है? मैं किसी की छीटाकशी में वैसे कम यकीन करता हूं, क्योंकि नियम है किसी को लाइन को मिटाने से ज़्यादा बड़ी लाइन खींचने में विश्वास करना चाहिए। माननीय विधायक हैं, उनकी एक मर्यादा है, उनकी एक सोच है, जितनी सोच होगी उस हिसाब से उन्होंने काम किया है और यही हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है। अगर विधायक ही ज़्यादा अच्छा काम कर लेगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर लेगी, तो कांग्रेस के फिर व्यक्ति क्या करेंगे? तो इसलिए हमको तो ज़्यादा अच्छा काम करना है। कुछ कमियां तो बता सकते हैं ना कि क्या नहीं, क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, 5 साल में विधायक ही नहीं बन पाया कोई, आरटीआई कार्यकर्ता है। एक भी बताएं विधायक ने 5 साल में कोई कानून पेश किया हो विधानसभा में या कोई योजना बनवाई हो? केवल आप जैसा बंद में जा करके या आप नटनी के बारा पे बैठ करके जलकुंभी उठाने से क्या नटनी के बारा की पानी की समस्या हल हो जाएगी? अभी तो हाल ही में उन्होंने बोला कि मैंने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन अलवर ग्रामीण के विधायक और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इतने ज़्यादा अड़चन डाली कि मैं इस वजह से शहर में पानी नहीं लेके आ पाया। ये बात तो हम भी कह सकते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात को कही। उससे पहले इनकी भारतीय जनता पार्टी का राज था, नटनी का बारा का जो योजना है, इस पर हम कह रहे हैं कि पानी के लिए सबसे सरल और सरल उपाय है कि इसमें गेट लग जाएं जिससे कि पानी रुक करके हमारे अलवर को पानी जैसा बंद आसानी से मिल सकता है। क्योंकि वैसे अगर खुदाई से और इनसे लगाओगे ये लंबी प्रोसीजर है और कोर्ट प्रक्रिया में लोग जाते हैं, उसके बाद दिक्कत आती है। और बात ये कह रहे हैं कि अड़चन डालने की, अगर काम आदमी करना चाहे तो उसके लिए कोई अड़चन नहीं है। इसका सीधा उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ। ये इस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। अलवर में एक बांध था, निदानी का बांध, लगभग प्राय उसको भूमाफियाओं के कब्जे में आ गया, यहाँ तक कि उसको सरकारी रिकॉर्ड से भी उसको गायब कर दिया गया था। पूरा अलवर जानता है कि बिना सरकारी मदद के, बिना किसी चंदे के, केवल सामाजिक लोगों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ करके 3 साल के अंदर हमने उसी निदानी बांध को पुनर्जीवित किया है और पिछले उसमें 12 फुट पानी आया है। और उसके बाद जबकि वो फॉरेस्ट में था, हमें कानूनी अड़चनें थी, उसकी दीवार उतनी ऊंची नहीं कर सकते थे, उसकी लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहले हमने 8 मीटर उसको बढ़ाया और अब 4 फीट के लिए ओजू दोबारा से हमने फॉरेस्ट विभाग से, हम तो विधायक नहीं है ना, हमने उसके बावजूद भी उसकी परमिशन ले करके दोबारा उसको 4 फुट और बढ़वा रहे हैं। ऐसे नटनी का बारा की बात है तो नटनी का बारा के लिए हमने जो नदी बेसिन है उससे हमने सर्वे करा रखा है और हाई कोर्ट के माध्यम से इसमें निर्णय कराया हुआ है कि इसमें गेट लगाए जाएं और गेट लगा करके इस पानी को एकत्रित करके अगर आप जैसा बंद भेजें तो अलवर की पानी की समस्या 50 साल तक के लिए खत्म हो सकती है। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये केवल आंदोलन करके मुद्दों को उल्टा भटकाने का प्रयास करते हैं। उस भटकाने से उल्टा मुद्दा भटक जाता है। टकराव से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। आपको जब विकास की योजना बना रहे हैं तो उसको सामंजस्य तरीके से उस योजना को एक दूसरे के सहयोग करने कर उसको आगे बढ़ाने की बात कीजिए।
बाकी विधायक जी ने ऐसा, मेरे को कोई ऐसा बड़ा काम लग नहीं रहा कि 5 साल में कोई अलवर में ऐसा बड़ा काम किया हो जिससे कि उसको अलवर की जनता उसको याद के। जो विधायक एक रूटीन वर्क है वो रूटीन वर्क किए हैं। एक सवाल मैं सारे चुनावी दावेदारों से पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी मैं, कि अगर पार्टी आपको टिकट मिल जाता है और आप जीत कर आते हैं तो अलवर को की सूरत बदलने के लिए क्या विजन है आपके पास? मैं पहले तो इसी प्रश्न का जो आपने औरों से पूछा है उसी का जवाब देता हूँ। मैं इसमें कतई विश्वास नहीं कर रहा कि पार्टी मुझको टिकट देगी तब मैं कोई काम करूँगा। मैं पिछले 30 साल से निरंतरता वही काम कर रहा हूँ जो एक विधायक को और एक जनता के हित में, एक सामाजिक लोग शुरू में कहा कि पावर मिल जाती है तो उसके लिए भी योजनाओं के लिए 2-3 मेरा अलवर के लिए योजनाओं का दिमाग में है कि एक तो अलवर के लिए जो सबसे बड़ी, जो अभी मैंने पहले भी कही थी, उत्तम स्वास्थ्य लोगों को मिले। उसके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरा विश्व में हमारा हिंदुस्तान डायबिटीज कैपिटल के रूप में डेवलप हो रहा है। तो मैंने अभी परसों मुख्यमंत्री जी के संवाद में भी एक सुझाव दिया कि जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें 30% मोटा अनाज शामिल कराया जाए। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इसमें मोटा अनाज शामिल हो, जिससे कि, और मोटा अनाज चूँकि राजस्थान में बाजरा और मक्का बहुतायत में पैदा होता है, उससे 2 फायदा होगा कि ईटिंग हैबिट बढ़ेगी, लोगों की ईटिंग हैबिट चेंज होगी, उससे कि डायबिटीज़ पे एक तो कंट्रोल पूरा देश में होगा, तो स्वास्थ्य पे जो हमारे संसाधन खर्च होते हैं वो बच पाएंगे। दूसरा, हमारा किसान राजस्थान का समृद्ध होगा। तीसरा, जो पानी की समस्या है, गेहूं में जो पानी ज़्यादा लगता है और मोटे अनाज में पानी कम लगेगा, वो जो पानी बचेगा वो पेयजल के रूप में काम आएगा। एक तो सबसे बड़ा सुझाव ये। दूसरा सुझाव है, चूँकि राजस्थान हमारे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है और रेगिस्तान में हमारे तेज हवाएं चलती है, तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में हम सिरमौर होकर के 2030 में नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हमारे जल जंगल अरावली जो हमारी पाई जाती है, जिसमें विशेष करके अलवर की, जो आपने अलवर से संबंधित प्रश्न किया, अलवर में इस बात का सौभाग्य है कि अलवर में अरावली पाई जाती है, जिसमें 186 प्रकार की जड़ी बूटियाँ और जो हमारे वनस्पति पाई जाती है, उन वनस्पतियों का हम उपयोग करके कि वनस्पति आधारित वन औषधियों से संबंधित उद्योग यहाँ लगे, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, हमारे वनवासी वन अधिकार कानून भी लागू है, वनवासियों को फायदा हो सके, हमारे व्यापारी यहाँ उद्योग लगा करके और यहाँ के रोजगार, स्थानीय जो युवा हैं उनको उसमें रोजगार मिले। कॉरपोरेट्स वाले जो आ रहे हमारे उद्योग, उनसे इतना रोजगार आम लोगों को नहीं मिल पाता जितना कि स्थानीय जो कुटीर उद्योग अगर हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को एक रोजगार मिलेगा और अलवर सफल होगा। जिसमें हमारे जो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है, इसको पुनर्जीवित करने की भी बहुत आवश्यकता है। उसमें इसे फूड से संबंधित, सरसों से संबंधित और वनौषधियों से संबंधित और प्याज से संबंधित उद्योग अलवर में अगर लग जाए तो अलवर में आर्थिक दृष्टि से अलवर बहुत सफल हो सकता है। और उसको सफलता के लिए सबसे बड़ा प्रयास करूंगा कि प्याज का अलग से यहाँ मंडी बनाने में भी सबसे बड़ी भूमिका हमारी रही है। उस प्याज मंडी में प्याज के एसेंस और प्याज के प्रोडक्ट्स हम बनाएं। सरसों को हम यहीं मार्केट उपलब्ध कराएं। सरसों के लिए यहाँ गोदामों का अलग से निर्माण हो स्थानीय स्तर पर, और उससे कि आम किसान को और आम व्यापारी को और आम लोगों को ग्रामीण स्तर का ऊपर उठना चाहिए। ये सारी जितनी भी बड़ी आप तक की पार्टियां योजना बना रहे हैं, एमएलए योजना बनाते हैं, वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। बड़ी सिटी, उनकी स्मार्ट सिटी की बजाय स्मार्ट विलेज कंसेप्ट मेरे दिमाग में है कि हम गांव-गांव में स्मार्ट विलेज कन्वर्ट करें। गांव की चीज़ गांव में, गांव का व्यापार गांव में बचे तो लोगों को आसानी से उपलब्ध होगा। मैं तो पीडीएस सिस्टम के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को परसों सुझाव दिया है कि पीडीएस में जो हम गेहूं की खरीद और ये फसल की जो खरीद करते हैं, वो स्थानीय स्तर पर ही उनके गोदाम का निर्माण हो और फिर यहीं पर वितरण हो। आज स्थिति ऐसी हो रही है कि एफसीआई के माध्यम से एक मोटा हाथी हमारी सरकार को पाला हुआ है कि यहाँ से हम गेहूँ खरीदें मुंडावर से एफसीआई खरीदेगी, एफसीआई यहाँ से उसको पंजाब भेजती है, पंजाब से वापस आके खैरतल में बिकता है। ये कौन सी समझदारी है? इसको स्थानीय, चूँकि आपूर्ति निगम राजस्थान में बन गया है, स्थानीय स्तर पर भंडारण हो और स्थानीय स्तर पर ही वितरण हो, तो हमारा काफ़ी संसाधन और खर्चा बचेगा, जिससे कि हमारे लोगों को फायदा होगा। बड़े लोगों का अलग से इंटरेस्टेड है, उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं बड़े लोगों के एफसीआई से, इसलिए वो नहीं हो पा रहा।
सर, अलवर को एनसीआर से बाहर करने की बात जो है वो शुरू से की जाती है। इस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से इसके बारे में समझाएं कि ये जो मांग उठती है वो क्यों इतनी उठती है। ये एक तरफा बात है, एनसीआर से बाहर होना और एनसीआर में रहना, उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ज़्यादा हैं, ये ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन उसके लिए भी हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। पॉलिटिकल जो विलनेस है वो कमज़ोर है। एनसीआर का जो हमारा पैसा है, इसमें केंद्र सरकार वो सारा हमारा यहाँ का रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करती है, चाहे जी उसके माध्यम से वो सारे जो एनसीआर का हमारे पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उन टैक्सों के माध्यम से पैसा जाता है, ये सच है। तो एनसीआर से बाहर होने से लेकिन एनसीआर होने से हमारे को कनेक्टिविटी, हमारे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं वो पहले प्रायोरिटी पे मिलती हैं। तो उन प्रायोरिटियों का फ़ायदा उठाने की भी बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करवानी चाहिए। आज सबसे ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता है, जैसे अलवर है, 2 राजधानियों के बीच जुड़ा है और अब तो बीच में एक जिला खैरतल भी आ गया। तो अगर यहाँ तत्कालीन एक गृह हमारे जो सांसद महोदय थे करण सिंह जी के टाइम में एक प्रोजेक्ट था डीएमयू का, डीजल मोबाइल यूनिट, जो दिल्ली में जो गाड़ियाँ बंद हो गई मेट्रो आने के बाद, तो वो अगर दिल्ली अलवर के बीच ट्रांजैक्शन के रूप में चल जाए तो अलवर को दिल्ली से कनेक्टिविटी और जयपुर से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अलवर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकता है। और ऐसे ही पर्यटन के क्षेत्र में भी इसकी बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं और उसके लिए अलवर में एक आध्यात्मिक कॉरिडोर भी बन सकता है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, जयपुर के नज़दीक है और यहाँ तक कि मथुरा के नज़दीक है। अब सर, पर्यटन पे तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि नए जिले बनने से जो एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था वो हमारे हाथ से चला गया है। तो आपको कहाँ कहाँ पे लगता है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में और ज़्यादा काम कर सकते हैं? इस पर भी मैं चाहूँगी कि आपके पास जानकारी बहुत रहती है, तो मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप बताएं, कैसे सरकार यहाँ पर्यटन में से अलवर से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ये आपने बढ़िया प्रश्न है और इसी पे अब फोकस करना भी अनिवार्य है। आप देख रहे होगे उज्जैन एक महाकाल से अपनी आजीविका चला रहा है, सफल है। मथुरा अकेले कृष्ण की जन्मभूमि से कृष्ण है। अलवर में तो उससे भी प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। जम्बू द्वीप, हम आध्यात्मिक उसमें संकल्प लेते हैं, जम्बू द्वीपे, आर्यवर्ते, राजस्थान प्रांते, भरतखंडे, तो जम्बू द्वीप का केंद्रीय बिंदु जम्बूसाना है। और यहाँ जितनी तपोभूमि है, यहाँ भर्तृहरि यहाँ के तपे, चरणदास जी यहाँ तपे, हमारे विवेकानंद जी यहाँ आए, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पधारे, यहाँ तक कि जैन संप्रदाय के पार्श्वनाथ जी ने अलवर में तपस्या। इतने धार्मिक स्थल है। तो एक तो आध्यात्मिक कॉरिडोर का पर्यटक स्थल डेवलप होने का इसमें प्रबल संभावना है। उनको कनेक्टिविटी अगर सिटी से मिले और उन पर हम लोग सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और यहाँ के व्यापारिक वर्ग भी उससे जुड़े पर्यटन उद्योग से। यहाँ का पर्यटन उद्योग केवल इन्होंने सरिस्का की बात करते हैं, सरिस्का ठीक है, सरिस्का को पर्यावरण है, पर्यावरण के लिए रहे, पर्यटन अलग से डेवलप हो, लेकिन पर्यटन की अलग संभावनाएं हमारे पास प्रबल है। भर्तृहरि की पैनोरमा की बात है, यहाँ पर गालिब की स्थान है, यहाँ पर हमारे ताल वृक्ष है, यहाँ पांडवों की मत्स्य के स्टेट की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। ये सारे लोगों का सारी संभावनाओं को, लालदास जैसे हमारे सूफी संतों की स्थिति है, चूड़ सिद्ध की स्थिति है, इन सब को पर्यटन को और पर्यावरण को एक और अध्यात्म का एक कॉरिडोर के रूप में अगर हम यहाँ डेवलप करें तो, क्योंकि राजस्थान आज हर आदमी को वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाने की बात करता है, तो दिल्ली हमारे नज़दीक है, दिल्ली के अलवर से ज़्यादा नज़दीक वीकेंड के लिए कोई बढ़िया स्थल नहीं है। अगर यहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उस तरह की हम डेवलप करें तो हम तो सबसे ज़्यादा सफल हो सकते हैं। क्योंकि आज रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर का तो कहीं से कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी रणथंभौर ज़्यादा है क्योंकि होटल माफिया ने उनको डेवलप कर रखा है। हम सरिस्का तो बिल्कुल दिल्ली, जयपुर, अब तो मुंबई कॉरिडोर, मुंबई का हाईवे भी ऐसे निकल गया। तो हमारी तो बहुत प्रबल संभावनाएं हैं और उसी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मौका मिला मुझको विधायक बनने का तो निश्चित रूप से मैं आध्यात्मिक एनवायरमेंटल कॉरिडोर का निर्माण करूँगा और केरल की तर्ज पर यहाँ पर हम जो मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी वनौषधियाँ होती हैं इतनी और कहीं नहीं है। हिमालय में भी 76 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अलवर में 186 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उनको हम बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी है यहाँ की, उसको हम उपयोग आम जन के लिए करें और आम जनता को जानकारियाँ पहुँचाएँ और उसके आधार पर हम बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। और अलवर में इससे रही बात पानी की समस्या की बात करते हैं, पानी की अलवर में समस्या होती है, इस बात का यही दुख होता है
कि जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए, अरावली जहाँ हो, 52 बांध हो, 300 अलवर सिटी में कुएँ हों, उसके बाद भी हम अगर पानी को तरसें, अर्थात हमारे पॉलिटिकल शून्यता है, हमारे पास लोगों की सोच नहीं है। जिस तरह के काम हमको करने चाहिए वो लोग कर नहीं पा रहे कि उनकी उस वहाँ तक की सोच नहीं है। उनकी सोच है चौड़ी सड़क, लंबी गाड़ी, ऊंची इमारत। इससे हट करके हमको गांव की विकास, सर्वोदय का विकास, दलित का विकास, मजदूर का मजदूरी उसके पसीने सूखने से पहले उसको मिले, इस तरह की योजनाएं हमको बनानी पड़ेगी। अब हमारे दर्शकों को भी इनका आपका इंटरव्यू सुनने के बाद समझ में आ रहा होगा कि क्यों इनको पर्यावरण के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर, मैं जब आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है बीती बात हो गई, लेकिन क्या महसूस हुआ था आपको उस वक्त? आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा केवल एक ही उद्देश्य, उसको पुरस्कार लेने से पहले ही एक रिएक्शन था कि डॉक्टर बनता है हर आदमी पैसा कमाता है, शोहरत कमाता है, किस लिए कमाता है? उसकी अलग पहचान हो। तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई एमएलए बनता है। जब मैं एमएलए नहीं बनता है, जैसा आपने बीच में कहा 10 साल आप कहाँ गए, तो उसमें मैंने काम किया कि एमएलए 5 साल बाद लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। कम से कम कुछ ऐसा करो जिससे कि परमानेंट इतिहास में आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ ये पता लगे कि ये व्यक्ति ने अलग काम किया। तो इसलिए ये पर्यावरण पे काम किया और पर्यावरण पुरस्कार लाने का राजस्थान, ये पुरस्कार मुझको नहीं मिला, ये पूरे राजस्थान को है, पूरे अलवर की जनता का पुरस्कार है और उस पर सबका उतना ही अधिकार है। क्योंकि वो आज पेड़ लगाएंगे, हम बांध बनाएंगे, पानी बचाएंगे, तो वो मेरे काम नहीं आएगा, वो पूरे राजस्थान के काम आएगा, पूरे आम आदमी के काम आएगा। और उस आम आदमी की काम में करना चाहिए। हमारे हनुमान चालीसा में श्लोक है, उस श्लोक को हमारे जीवन का मैंने आधार बनाया हुआ है। कुछ लोग विद्वान बनने की बात करते हैं और कुछ विद्यावान, क्योंकि हनुमान चालीसा विद्यावान अनि गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। जो राम के काज के लिए आतुर रहेगा वो विद्यावान बनता है, और विद्यावान राम के काज को करता है। और विद्वान खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए जीता है, खुद का ही सम्मान प्राप्त करना चाहता है। मैं आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम करना चाहता हूँ और राम का काज करना का मेरा ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। और उसी के लिए भी चुनाव भी उसी कड़ी का एक प्रारूप है और उसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। सर, इस वक्त मौजूदा वक्त में चौतरफा अलवर को संभाग बनाने की भी मांग बहुत ज़्यादा जोरों पर है नए जिले बनने के बाद। इस पर आपसे एक छोटी सी टिप्पणी। निश्चित रूप से संभाग बनेगा और संभाग बन भी अब तक घोषणा भी हो जाती, इसको अदरवाइज नहीं ले। कुछ लोगों ने मुद्दे को भटकाने, जो मैंने पहले भी कहा, मुद्दे को भटकाने की काम करते हैं। अब चूंकि राजनीति में कोई व्यक्ति है तो राजनीति करने आया है तो राजनीति करेगा, वो कोई मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं बैठा। तो आप जब हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सचिवालय का जब उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार कर ली थी कि जब भी मैं अगला कभी संभाग बनाऊंगा तो अलवर को संभाग की घोषणा निश्चित रूप से होगी। अब लोगों को लगा कि ये मुद्दा हमारे हाथ से सरक गया, तो उन्होंने उसको ढोंग के रूप में इसको एक नाटक करने प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग कि जिसका क्रेडिट, उसकी वजह से उल्टा हमारा ये मुद्दा अटक गया। नहीं, अब तक तो संभाग की घोषणा हो चुकी होती और माननीय मुख्यमंत्री अब तक घोषणा कर देते, बहुत साहब घोषणा जब ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन घोषणा हो जाती अब तक। क्योंकि पहले जिलों की, जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध है, अगर जबान से कोई बात कही है उन्होंने तो उसको निश्चित रूप से पूरा करते हैं और उन्होंने अब तक किया है। कोई सोच सकता था कि खैरतल का भी जिला बनेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपचंद खैरिया जी से कमिटमेंट किया कि मैं जिला बनाऊंगा। कितना ही दबाव आया उसके बाद, कोई सोच सकता था दूदू का भी जिला बन सकता है, लेकिन उन्होंने जिस व्यक्ति से अगर उन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह से, अलवर की जनता से कमिटमेंट संभाग का किया है तो संभाग तो बनेगा। अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसको बात को क्रेडिट लेने की प्रयास करते, मतलब छदम जो उसको नेतागिरी करने का काम है वो उसकी वजह से नहीं संभाग नहीं बनेगा। क्योंकि संभाग यहाँ की संभावनाएं है, अलवर की प्रबल संभावना है, संभाग की आवश्यकता है, इसलिए संभाग बनेगा। कि कोई व्यक्ति चाह रहा है इसलिए संभाग बनेगा, इसलिए संभाग नहीं बन रहा। संभाग इसलिए बनेगा कि चूंकि अलवर के आसपास 3-4 जिले लगते हैं, लोगों की दूरियां बढ़ गई है संभाग से, इसलिए अलवर संभाग बनेगा। चलते चलते मैं चाहूँगी सर, आप हमारे दर्शकों से, जनता से जो भी अपील आप चुनाव से पहले करना चाहते हैं वो आप करें। मैं अलवर से क्या पूरे राजस्थान की जनता से अपील करना यही है, मेरे तो निवेदन है कि आप वोट जब दें, मत का प्रयोग करें
तो आप बहकावे में न आकर के केवल ये देखें कि आपके हित में किसने क्या काम अब तक किया है। और आज स्थिति ये है कि राजस्थान की सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं बता सकता जिसके हित में कोई काम उन्होंने अभी तक नहीं किया हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, पालानार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे लंपी की बात हो, चाहे हमारी वुमेन्स की सुरक्षा की संरक्षण की बात हो, कार्यस्थल की बात हो, एजुकेशन। कोई सोच सकता था कि राजस्थान के समस्त इतनी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगी? कोई सोच सकता था कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ कोई बना देगा? जिसने इतनी यूनिवर्सिटी, इतनी कॉलेज, अगर आपने इसमें जरा सी भी नज़रअंदाज, पुरानी बात है ना कि पल भर ने गलती की और बरसों खता पाई, तो अगर पल की गलती हमारी अगर हो गई तो हमको बरसों खता पानी पड़ेगी कि पिछले ये बीमारू प्रदेश को बड़ी मुश्किल से उत्साह के रूप में ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रथम नंबर पर लाने का प्रयास किया है। और आज तक का इतिहास रहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमेशा वो काम नहीं करना चाहती, वो केवल उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो पुरानी सरकार योजना बना के उनको बंद कैसे करे। हमारे मुख्यमंत्री की तो इतनी बड़ा दिल है कि उन्होंने पुरानी योजनाओं, किसी भी योजना को आप नहीं बता सकते बंद किया हो। आज ये जो चिरंजीवी योजना है, ये पहले भामाशाह के रूप में सूक्ष्म रूप से थी, उसको बल्कि उन्होंने बढ़ाया है चिरंजीवी योजना। आप देखोगे उज्ज्वला में केंद्र सरकार का तो गर्व होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने उज्ज्वला योजना में 500 रुपये सिलेंडर जो दिए हैं उनकी योजना के लाभार्थियों को दे रहे हैं, तो उनको तो उल्टा गर्वान्वित होना चाहिए कि उन लोगों को राहत दे रहे हैं। गरीब को राहत देना भी अगर अपराध है और उसके को भी अगर आप विरोध करते हो तो इसको जनता माफ़ नहीं करेगी और जनता के हित की बात करना चाहिए। और आगामी जनता बहुत समझदार है, इन नेताओं से 100 गुना ज़्यादा समझदार है। वो अपनी योजनाओं को पता है कि अगर हमने जरा सी गलती करी और ये वोट कांग्रेस के खिलाफ दिया तो आते ही ये सारे जो लाभ एक साल में लगभग परिवार 78,000 का जो लाभ मिल रहा है वो लाभ से हम वंचित हो जाएंगे। और अपने पैरों पे कोई भी कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता है, और अगर मारता है तो इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। मैं इससे ज़्यादा और कोई बात और बताएं। तो ये थे आज हमारे साथ राजेश कृष्ण सिद्ध जी, जिन्होंने जनता से ये अपील की कि किसी के भी बहकावे में मत आइए, बहुत सोच समझकर आप अपना वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि गहलोत सरकार ने आपके लिए कुछ किया है तो एक मौका उन्हें और दीजिए अपने विकास के लिए, और उस पार्टी का साथ दीजिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, हर वर्ग का, हर समाज का सोचती है। मेरे सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।